तो हम लोग सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स सितंबर का। और ये जैसा कि हम कर रहे हैं कि ये वाला जो करंट अफेयर्स का सीरीज जो चला रहे हैं कुछ टाइम से, ये एज ऑफ नाउ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई 2020 प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है आप लोगों के लिए जो भी इस बार देने का सोच रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर करवाने का कोशिश कर रहे हैं विजन आईएएस के मैगज़ीन को। चलो, अर्बन प्लानिंग इन इंडिया पहला टॉपिक। तो ये क्या है, आपका जो एक रिपोर्ट है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ये निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा। आपने क्या पता होना चाहिए, ये रिपोर्ट कौन निकाला है, तो नीति आयोग निकाला है। ठीक है, चलो इस और अगर तुम लोग को ये देखना होगा सेंसस वगैरह स्टैट्यूटरी ये सब अगर डाटा वगैरह देखना होगा तो ये आप लोग देख सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू जो इसमें निकाल के देने वाला है आप लोग को वो दूंगा मैं यहाँ पे। चलो, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आ सकता है कि गोल 11 जो है एसडीजी वाला गोल्स, ये आपका कुछ ऐसा है जैसे सिटीज़ मेक सिटीज़ इंक्लूसिव, सेफ रेजिलिएंट और ये सब चीज़ से रिलेट करता है। तो गोल 11 ऑफ एसडीजी यहाँ पे सिटी वगैरह चीज़ से सिटी वगैरह से इम्पॉर्टेंट हो गया। ये यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी जो रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया वाला जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा निकाला गया है, किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है। यहाँ पे कुछ कुछ स्कीम्स है जिसके बारे में आपने पता होना चाहिए, जैसे अमृत स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो महुआ के द्वारा। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा, तो महुआ के द्वारा। महुआ बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपने याद रहेगा ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने पता होना चाहिए। यहाँ पे एक इश्यूज़ आ सकता है आप लोग के साथ कि आप लोग 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप लोग हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हो सकता है कभी कभी इनिशियल फेज में डाउट्स में आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ के बारे में दे दिया गया और पहला कुछ ऑप्शन, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ, चौथा में आपको दे दिया 73rd और ऑप्शन में 74th नहीं है, तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में बात कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी दे दिया, मान लो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऐसे दे दिया कि किस अमेंडमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बनाया गया था, और यहाँ पे 73rd अगर दे दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, और ये थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ में नन ऑफ द अबव मान लो दिया हुआ है, ठीक है। फिर से रिफ्रेम करते हैं ऑप्शन को, पहला कुछ दे दिया, मान लो 23rd दे दिया, दूसरा 66 दे दिया, तीसरा आपको 73rd दे दिया, चौथा आपको 74th दे दिया, सॉरी 74th नहीं, नन ऑफ द अबव दे दिया, और बोल देगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ किसके अंतर्गत सेट करने के बारे में बात करा गया है। 73rd रहेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ और 73rd में आप मार सकते हो, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बात करा गया है टू सेट अप मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बीच में, तो ये आपने पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली किसके लिए था, ये आपको पता होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए था बेसिकली। 73rd वाला पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए था। तो आपको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बीच में डिफरेंसेस बहुत माइन्यूटली आपने पता होना चाहिए कि 74th का 73rd में, 73rd का 74 में आप नहीं डाल दो। ठीक है, चलो ये ऐसे ही थोड़ा सा मैंने सोचा, मुझे लगा कि मेरे को बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इंडेटनेस इन इंडिया मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करना होगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में आपने पता होगा कि ये जो स्कीम है ये बेसिकली कौन सा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगा, आपने पता होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। चलो लगे हाथ, ये भी समझ लो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंट होता है। देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये होली फंडेड करती है, ये पूरी तरह से होली फंड द स्कीम, मतलब पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से स्कीम को फंडिंग देती है, पैसा देती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ शेयर
स्टेट गवर्नमेंट का होता है अगर किसी स्टेट में वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है तो। समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्टेट निधि ये जो स्कीम है पीएम किसान, ये किस में है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में है। ये प्रोवाइड करता है पेमेंट 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का पेमेंट आपको मंथ ये 4 महीने में, हर 4 महीने में, 4 महीने में, हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये दे दिया जाएगा। तो टोटल 6,000 रुपये दिया जाएगा इन 3 इंस्टॉलमेंट, इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। टोटल 6,000 रुपये का है। इसमें कुछ सर्टेन एक्सक्लूजन्स भी प्रोवाइडेड है, आपने पता होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको पता होगा, ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फसल सबसे रिलेटेड, फसल बीमा योजना यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलो उसके बाद एमएसपी क्या होता है ये आपको पता होगा। एमएसपी अच्छा बता दो तो, एमएसपी जो है, एमएसपी किसके द्वारा लाया जाता है, कौन अनाउंस करता है? अनाउंस कौन करता है एमएसपी, बताना तो। कि सीसीईए करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, या सीएसीपी करता है? बताओ। ये कन्फ्लिक्टिंग आंसर इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी का एक जो कहीं पे मैंने आंसर पढ़ा था उसके हिसाब से सीसीईए था, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑल्दो रिकमेंड सीएसीपी करता है, बट इसको डिसाइड करता है सीसीईए। बट वही मैंने एक बार कमीशन बीपीएससी में मैंने देखा था, इसका आंसर सीएसीपी को ही माना था। तो बट अगर हम इसका सही आंसर देखेंगे तो सीएसीपी रिकमेंड करता है और सीसीईए इसको क्या करता है? अनाउंस करता है। सीसीए बोले तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करता है। तो एक चीज़ और बता दो ना कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको हेड कौन करता है? तो इसको हेड करते हैं पीएम हमारे। चलो बहुत कुछ अभी समझ में आ गया आपको इससे रिलेटेड। चलो उसके बाद एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत क्लासेस में ही पढ़ाया था, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्लासेस में पढ़ाया था मैंने पहले वाली क्लासेस में। तो वो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में वहाँ पे मैंने थोड़े से बताए हैं, डब्ल्यूटीओ वाले बताए हैं, अलग अलग जो बॉक्सेस है वो सबको भी अच्छे से मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। वैसे अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ग्रीन बॉक्स क्या होता है, एम्बर बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में तो वहाँ पे शायद मैंने नहीं बताया था, बट एक बार चेक कर लेना, बताया था। चलो पीस क्लॉज सब भी आप लोग अभी देख लेना यहाँ से जब पढ़ोगे तो। पहले वो वाला वीडियोस का आप लोग एक बार देख लेना कहाँ पे क्या है, उसके हिसाब से करना। चलो और जो भी न्यू मेंबर्स हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक फाइंड आउट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत कुछ करवाता हूँ, कभी कुछ करवाते रहता हूँ। तो वो आप कर सकते हो। कभी कभी मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। चलो ठीक है। बाली मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, ये सब आपने पता होना चाहिए। चलो उसके बाद आता है इंडिया का एक्सपोर्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो मेंस ओरिएंटेड यहाँ से बनेगा एक्सपोर्ट्स वाला, बट ये प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसमें देखोगे तुम क्या है, ग्राफ्स बना हुआ है, और यूपीएससी ट्रेंड पे कि ट्रेंड कहाँ पे, इतने साल में क्या हुआ, इतने साल के बाद, 5 साल में, 10 साल में लगातार बढ़ा है घटा है, ऐसा कुछ फ्रेम करके पूछ सकता है यूपीएससी। तो आपने पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेंड इन मर्चेंटाइज, अगर ट्रेंड इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट देखा जाएगा तो कितने साल तक बढ़ा है, घटा है, क्या उसका जो पैटर्न है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब आपको इस ऐसे वाले ग्राफ से देखते रहना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे से भी ऐसे देखने का कोशिश करना ट्रेंड, और ऐसे भी कोई ग्राफ बने तो उसका ट्रेंड वगैरह देखने का कोशिश करना। अगर मान लो यहाँ पे ट्रेंड दे दे कि 2018 ये देखो, हाँ 2018-19 के सेशन से लेके 2020-21 तक क्या ट्रेंड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में गिरावट आई है? तो हाँ आई है। देखो यहाँ से देखो आई है गिरावट। लेकिन अगर बोल दे कंसिस्टेंटली गिरावट आई है, कंसिस्टेंटली क्या होता है, ऐसे एक ही तरह से गिरावट आना। सिंपल अगर बोलेगा कंटिन्यूसली डिक्रीज़ तो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ है, ठीक है। तो वर्ड्स अभी पढ़ना, कंसिस्टेंटली बोल रहा है, कंटिन्यूस बोल रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो कंसिस्टेंटली भी देगा अगर मान लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके हिसाब से क्या आंसर देना है। आप अपने हिसाब से समझना है कंसिस्टेंटली क्या होगा, आपको कॉन्स्टेंटली क्या होगा, और रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा। तो इस टाइप के ट्रेंड्स को आपने समझना चाहिए। चलो देखो और एक और क्वेश्चन आ सकता है, मान लो ये टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि देखो इंपोर्ट से लाल वाला, ये ऑरेंज वाला जो है इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट है ब्लू वाला। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं।
ऐसे दे सकता है इन 3 और 4 या 5 ईयर्स, कुछ भी दे देगा। बोलेगा क्या कि कंटिन्यूसली हमारा जो है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से बड़ा, सॉरी हाँ ये भी दे सकता है, और ऐसे दे सकता है कंटिन्यूसली फ्रॉम 2018-19 टू 2021-22 आवर एक्सपोर्ट इज़ लेस देन आवर इम्पोर्ट। क्या स्टेटमेंट सही है, बताना। तो ये ग्राफ के मद्देनज़र नहीं बता रहे हम, इन जनरल बता रहे हैं आपको। इन जनरल अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सही होगा, गलत होगा? तो गलत होगा ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपने पता होगा जो कोविड वाला टाइम में क्या इश्यूज़ हुआ था, और किस साल जो है एक बार जो है अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया था इंपोर्ट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस चल रही है यहाँ पे कंटिन्यूसली, उसके बारे में आपको करंट अफेयर्स से पता होना चाहिए। चलो ठीक है, मतलब क्या ट्रेंड्स वगैरह अच्छे से देखना है, ग्राफ्स वगैरह को ट्रेंड्स वगैरह अच्छे से पकड़ के ग्राफ से देखना है। और इसमें क्या देखो, यहाँ पे देखो शेयर ऑफ टॉप 5 कमोडिटीज़ इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे भी आपको देखना है। देखो ये 68% अदर्स है, तो इसको भी रहने देते हैं अगर, तो इसके बाद भी कौन कौन सा टॉप कमोडिटीज़ है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो 13% क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो ये सब आपने देखते रहनी चाहिए कितने परसेंट कहाँ पे है। इसमें क्या देखना चाहिए आपको, टॉप कम से कम टॉप 2 जो है वो निकाल के रख लेना चाहिए, और उसके बाद टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपको देखना होगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखो कि 17% कहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट, तो यूएसए को करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो इससे इंस्पायर्ड होकर पूछी जा सकती है। तो कम से कम 2, 3, 4 कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री से कितना अगर एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, स्टेट पीएससी के लिए है तो आपको एग्जैक्ट फिगर भी याद होनी चाहिए, नहीं तो इन जनरल आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि यूएसए में सबसे ज़्यादा करते हैं, उसके बाद यूएई में करते हैं, उसके बाद चाइना में करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो ये हो गया, ये सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड बता रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होता है था, तो अब उसको क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस करा है कि अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। अब वो लोग पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। उसके पीछे अलग अलग रीजंस दिए हैं इनने। और यहाँ पे ये लॉन्च कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। आपको पता होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आप पूरी तरह से बंद हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स आपने पता होना चाहिए, ठीक है। चलो और इसमें क्या, हाँ देखो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल के लिए लॉन्च हुआ है। अभी मैं फिर से बोल दूँ, ये प्रीलिम्स 2022 के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश कर रहा, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स 2022 दे रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा तो बेसिक्स वगैरह के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू दिमाग में रख के आप अच्छे से, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ आई नो, ठीक है। अब बट प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत सारे पोर्शंस को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा। चलो यहाँ पे मैन मेड फाइबर्स क्या होगा, बताओ क्या होगा। या आर्टिफिशियली जो फाइबर्स का मैन्युफैक्चर होगा या सिंथेटिक वे में होंगे, उसको बोलेंगे मैन मेड फाइबर्स। और टेक्निकल फाइबर्स क्या होगा, जो कि तुम्हारा टेक्निकल परफॉर्मेंस वगैरह के को देखने के लिए, उसके लिए, या मान लो थोड़े से फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ उसकी इम्प्रूव करके जो मटेरियल से बनाया जाता है, वैसा टेक्निकल टेक्सटाइल बोल सकते हैं। चलो ये सब अगर देखना है देख लो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट पता होना चाहिए। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो क्या हो गया, कॉटन एंड जूट का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। अच्छे से देखना क्या वर्ड्स है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे अभी मैं बता रहा। उसके बाद आपको सिल्क का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल का, भाई टेक्निकल टेक्सटाइल का बताइए 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो हाँ उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, पीएम मित्रा पार्क्स या पीएम मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे ये जो आपका टेक्सटाइल वगैरह सबसे रिलेटेड है, ठीक है, अपैरल
सब किससे रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, पीएम मित्रा स्कीम किससे रिलेटेड है, पीएम मित्रा स्कीम का क्या रोल है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद देखो ये सब अगर शॉर्ट फॉर्म वाला जो स्कीम है ना, हो सकता है क्या कि एक वर्ड में पूछ ले, एक वर्ड में नहीं, मतलब कुछ वर्ड्स में पूछ ले ये लोग कि पीएम मित्रा किससे रिलेटेड है, या हो सकता है पीएम मित्रा के बारे में। देखो यूपीएससी कैसे फ्रेम कर सकती है पीएम मित्रा वाला स्कीम। देखो यहाँ पे क्या कर सकता है, मान लो दे दिया पीएम मित्रा, ठीक है, तो कुछ ऐसा वो ऑप्शन में डाल सकते हैं जो मित्रा वर्ड से रिलेटेड हो, मित्र वर्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, बट उसमें टेक्सटाइल वाला चीज़ नहीं हो, समझ रहे हो। तो आपको लगेगा हो सकता है वो सही स्टेटमेंट, और बस इतना ही करके नहीं रोकेंगे वो। मान लो 3 स्टेटमेंट दिए, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए, ऐसा दे सकते हैं। अब आपको क्या देगा, आपको क्या दे सकते हैं, पीएम मित्र जैसे है तो हो सकता है कुछ ऐसा बोल दे क्या, मित्र से लग रहा है क्या कि मैत्रित्व बढ़ाए, मतलब कि क्या लग रहा है कि मित्र उसको क्या बोलते हैं, दोस्ती बढ़ाने वाला स्कीम भी हो सकता है। ऐसे ही अभी मैं बता रहा हूँ, अब तो आप जान गए हो कि इट विल इन्हांस द फ्रेंडशिप एमंग ऑल द स्टेट्स टू हैव अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा स्कीम दे देगा, ठीक है। अब ऐसा इस ऑप्शन 2 में लिखेंगे जो कि पहला वाला सेंटेंस से मिलता हुआ है, दूसरा में दे देंगे पीएम मित्रा विल हाँ अलॉन्ग विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इट विल आल्सो इन्हांस कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, दूसरा में दे देंगे। और तीसरा में क्या दे देंगे कि इट इज़ लॉन्च्ड बाय पीएम मित्रा में क्या दे देंगे, मित्र का हमने किया था तो हाँ इट इज़ लॉन्च बाय दे देंगे, अभी कॉर्पोरेशन वाला मिनिस्ट्री आया है ना उसके बारे में दे देंगे, इट इज़ लॉन्च बाय दिस मिनिस्ट्री। तो आपको क्या लगेगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों के तीनों हो सकता है सही है, तो क्या हो सकता है, तीनों के तीनों गलत भी हो सकते हैं, आपने पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पीएम मित्रा के बारे में आपको पता चल गया। आपको एक दो चीज़ समझना होगा कि पीएससी जो है क्वेश्चंस फ्रेम कैसे कर रहा है आजकल, ठीक है। उसके बाद देखो एमेंडेड टेक्नोलॉजी फंड अपग्रेडेशन, ये क्या है, अपग्रेड करेगा टेक्नोलॉजीज जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है। सामर्थ्य क्या है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, ये सब पता होना चाहिए। सियाम के बारे में, स्तीवा के बारे में, ठीक है। रोड टैप बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये एक्सपोर्ट वगैरह को इनकरेज करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें टैक्स वगैरह को छूट वगैरह और कुछ चीज़ें हैं इसमें, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे में टैक्स से रिलेटेड छूट के बारे में बात करा गया। रोड टैप स्कीम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अगर टाइम मिले तो इसको डिटेल्स में पढ़ लेना। चलो टेलीकॉम सेक्टर के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा तो अच्छे से देख लेना। देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। यहाँ पे देखो वायरलेस जो वायरलेस टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 98.2% है, और वही वायरलाइन वाले 1.8% है। ये सब ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए कि इतना 90% से ज़्यादा वायरलेस हैं, इतना परसेंट ये है। अर्बन में कितना है, अर्बन में आपका 55.2% है, रूरल में कितना है 44.8% है। अगर सिंपल यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकते हैं कि इन अर्बन एरियाज the total telephone subscribers are about 80%, but in rural areas it is about only 20%। तो आपको लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट ये नहीं, ये गलत है। ये हल्का थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ एग्जैक्ट नहीं तो पता होना चाहिए कि 50 से 60% के बीच। अगर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ओवरऑल मतलब कि आसपास का भी डेटा पता होना चाहिए। 55.2 है तो पता होना चाहिए कि 50 से 60 के बीच में, कम से कम इतना पता होना चाहिए। 50 से 60% है, और इधर आपका वही चीज़ कितना है 40 से 50% है। अर्बन रूरल में 40 से 50%, अर्बन में 50 से 60%। ये कम से कम मोटा मोटी पता होना चाहिए। देखो आप मेरी रेगुलर अभी क्लासेस अगर देख रहे होगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस मेरे क्लासेस को देखते आ रहे हो स्टार्टिंग से लेके अभी तक, कुछ ही क्लासेस मैंने लिया है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हो, कैसे कंफ्यूज कर सकती है आपको यूपीएससी, कैसे उस कन्फ्यूजन को हैंडल करना है, ठीक है। चलो 1-2 दिन में ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो फ़ायदा करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये सब रहना। सिविल एविएशन सेक्टर देखना है, देख लेना अच्छे से, फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरओ सर्विसेज सागा समटाइम सीन इन न्यूज़,
ये किससे रिलेटेड है, समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल इन एविएशन इज द रिपेयर सर्विस और इंस्पेक्शन ऑफ एन एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट टू इंश्योर सेफ्टी एंड एयरवर्थीनेस ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट्स बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये आपको MRO सर्विसेज सागा के बारे में देखने को मिल गया। चलो सिंपल यहाँ पे पूछ देगा MRO सर्विसेज सागा किससे रिलेटेड है, ये न्यूज़ में देखा था किससे रिलेटेड, आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा कि सिविल एविएशन से तो नहीं हो सकता है, MRO है, सर्विसेज है सागा, बट क्या है, सिविल एविएशन से रिलेटेड है। ये सब चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। चलो हाँ, उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटर्स कौन कौन से सिविल एविएशन वाले और उनका फंक्शन क्या है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन है, रेगुलेट करता है कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स। उसके बाद DGC है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का क्या है, रेगुलेट सेफ्टी एंड ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स। उसके बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज़ BCS का क्या है, रेगुलेट्स एयरपोर्ट एंड एयरलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। उसके बाद एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेट्स अथॉरिटी का क्या है, AERA का, रेगुलेट करता है टैरिफ्स एंड फीस। ये सब पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कितना %। जैसे देखो FDI का क्या सीन है यहाँ पे, अभी अपना सिविल एविएशन में इंडिया में 100% FDI परमिसेबल है फॉर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स, बट अगर 74% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अगर है 74% से ज़्यादा अगर FDI हो रहा है तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। समझ में आ गया, 100% है अलाउड है, बट 74 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 74 से ज़्यादा चाहिए होगा तो किसका चाहिए होगा अप्रूवल, तो FIPB का चाहिए होगा। सिविल एविएशन का बात कर रहे हैं। उसके बाद 100% FDI और सिविल एविएशन में किसका, एयरपोर्ट वाले का बात कर रहे थे, ये एयरपोर्ट एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, पहला वाला जो था। उसके बाद 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इन परमिसेबल ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स। उसके बाद 49% FDI इन परमिसेबल इन डोमेस्टिक एयरलाइंस अंडर द ऑटोमेटिक रूट, बट दिस कैन नॉट कम फ्रॉम फॉरेन एयरलाइन कंपोनेंट्स कंपनीज। ठीक है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। थोड़ा तो माइन्यूट डिफरेंसेस है किसी किसी में, देख लेना। डोमेस्टिक एयरलाइंस का कहाँ बात कर रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के बारे में कहाँ बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के बारे में कहाँ बात कर रहा है। चलो, कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है कि मान लो आपका कार्ड है आपका और इसके ऊपर कार्ड नंबर वगैरह है, ठीक है। तो आपका सेफ्टी को, आपके कार्ड के सेफ्टी को बनाने के लिए, आपको फ्रॉड सबसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है कि इस कार्ड को एक टोकन दे दिया जाएगा। इस कार्ड को एक टोकन दे दिया जाएगा जो कि कार्ड वगैरह से पूरी तरह, मतलब कि जो कार्ड नंबर वगैरह है उससे रिलेटेड पूरी तरह से नहीं होगा, बट ये टोकन के द्वारा आप लोग इस टोकन के द्वारा कार्ड को एक्सेस कर सकते हो। कुछ ऐसा ही है, पूरी तरह से हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो, बट ऐसा ही कुछ है। देखो यहाँ पे टोकनाइजेशन रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ड डिटेल्स विथ अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड टोकन। मतलब जो कार्ड डिटेल्स है उस कार्ड डिटेल्स को आप थोड़ा रिप्लेस कर दो एक टोकन टाइप के नंबर से या टोकन टाइप का कोड से या कोई अल्टरनेटिव कोड से, उसी को बोलेंगे टोकन। ठीक है, इससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे, आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगा। आप जब पेमेंट कर रहे होगे तो फ्रॉड वगैरह से आप बच सकते हो। वही है तुम्हारा कार्ड टोकनाइजेशन। ठीक है, ये आरबीआई ने इसके ऊपर गाइडलाइंस वगैरह निकाला है कार्ड टोकनाइजेशन पे। उसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च टू बॉस्टर लेंडिंग इकोसिस्टम। देखो ये तुम्हारा अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। देखो अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली ऐसा मान लो कि ये एक तरह का फाइनेंशियल एंटिटी है जो कि आपका जितने आपके फाइनेंशियल डाटा वगैरह हैं उसको कलेक्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, और उसको प्रेजेंट करेगा इस तरह से जिस तरह से आप, जिसके द्वारा आप उसको अच्छे से समझ सको। समझ में आया? ये एक तरह का अकाउंट एग्रीगेटर इस तरह का है। अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम ऐसा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डाटा होगा, इस फाइनेंशियल डाटा को अच्छे से कलेक्ट करेगा, अच्छे से कंप्रीहेंड वगैरह करके आपको सिंपल वे में बताएगा कि ऐसा ऐसा ये सब चीज़ है। समझ गए? ठीक है, जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट प्रपोजेस न्यू कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कमेटी। और हाँ, IBC के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में पहले करंट अफेयर्स के वीडियोस में बता रखा है। चलो उसके बाद बहुत अच्छे से बता रखा, प्लीज़ देख लेना अगर देख पाओ तो। चलो, सेबी लेज द फ्रेमवर्क फॉर SSC सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये पता होगा आपको। जो सोशल
सेक्टर, सोशल सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड ये भी कुछ है। तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो सेबी करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये अपना फ्रेमवर्क वगैरह ले डाउन कर दिया है, ठीक है। एसएससी के बारे में पता होगा, अगर आप लोग 2022 का प्रीलिम्स देने के बारे में सोच रहे हो तो शायद पता होगा, नहीं पता है तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो ओके, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। आगे चलो। आरबीआई ने अनाउंस करा है ओपनिंग ऑफ थर्ड कोहोर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? देखो, सैंडबॉक्स क्या होता है, मान लो कोई भी एक फाइनेंशियल चीज़ बनाया, कोई भी एक चीज़ बताया गया, कोई भी एक ऐसा चीज़ बनाया गया और उसको ट्राई करना है। अगर ट्राई करना है, ठीक है, अगर मान लो कोई भी एक चीज़ बना दी हम लोग, पेटीएम टाइप का कोई चीज़, मान लो पेटीएम टाइप का कुछ भी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म बना दिया, तुम कुछ भी बना दिया, तो अब इसको ट्राई वगैरह करोगे तो ये जो ट्रायल वगैरह चलेगा ना, ये सैंडबॉक्स में चलेगा। मतलब क्या कि ये एक तरह से वर्चुअल ट्राई वगैरह चल रहा है, रियल अभी मार्केट पे नहीं उतरा, बट यहाँ पे ट्राई वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पे सब कुछ पास हो जाएगा सैंडबॉक्स में, उसके बाद ये मार्केट में हो सकता है लॉन्च हो। तो समझ में आ गया सैंडबॉक्स वाला प्रोसेस क्या होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली टेस्टिंग वगैरह होता है, लाइव टेस्टिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना क्या होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, हमने थोड़ा सा बता दिया तुम लोग को। चलो, T+1 ट्रेड+1 सेटलमेंट साइकिल पूछ देगा क्या T+1 सेटलमेंट साइकिल किससे रिलेटेड है या किसने इंट्रोड्यूस किया, तो पता होना चाहिए सेबी इंट्रोड्यूस किया है। ये एक तरह का सेटलमेंट साइकिल है। मतलब ये क्या है, T+1 मतलब क्या होता है, सेटलमेंट्स जो होगी, अब सेटलमेंट्स जो होगी ये आपका क्लियर कर दिया जाएगा विद इन 1 डे ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। समझ में आ गया? T+1 का मतलब क्या होता है, इतना भी अगर याद है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अगर T+1 के ऊपर आएगा क्वेश्चन तो। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है आपको पता होगा, IMF वगैरह सब के बारे में पता होगा, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में पता होगा। तो ये एक तरह का क्या होता है तुम्हारा, ये SDR जो है एक तरह का मान लो, नॉट एग्जैक्टली, एक तरह का ये तुम्हारा कोटा होता है, अलग अलग एसेट जो कंट्रीज़ को दिया जाता है, ठीक है, ये सब पता होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो वैल्यू है वो 5 करेंसी के बास्केट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, US डॉलर, यूरो, चाइनीज़ रेनमिनबी, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग। पता होना चाहिए SDR के बारे में, IMF से रिलेटेड बहुत कुछ पता होना चाहिए, IMF बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलो, उसके बाद एक स्कीम है PMFME, मैंने कहा क्या है फुल फॉर्म, हाँ, प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ये किसके द्वारा आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एसोसिएशन विद महुआ बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनने लॉन्च करा है ये वाला स्कीम को, ठीक है। चलो ठीक है, किसके ऊपर लॉन्च किया गया, स्कीम सीड कैपिटल मॉड्यूल, किस मॉडल पे, ऑन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DAYNULMMIS पोर्टल। चलो ये सब ठीक है, पता होना चाहिए किसने लॉन्च करा और किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये किसको कैपिटल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करेगा, कहाँ क्या करेगा, पता होना चाहिए। और हाँ, ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंसेस है। चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट कब से कब तक होगा, 2020-21 से 2024-25 तक होगा। रेल कौशल विकास योजना देख लो, ये लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा अंडर एजीज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलो ठीक है। DG सक्षम क्या है, ये DG सक्षम बेसिकली इनिशिएटिव है जो लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये बेसिकली डिजिटल स्किल्स वगैरह प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ के लिए, सो दैट इन्हांस हो सके एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ, ठीक है, डिजिटल स्किल्स वगैरह दे करके। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है और ये जॉइंटली किसके साथ जॉइंट इनिशिएटिव है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ जॉइंट इनिशिएटिव है। किसका, तो इसका मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। चलो, कभी कभी कुछ हो जाता है जो क्लासेस के दौरान गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, फॉर एग्जांपल बोलना कुछ होता है और बोल कुछ और देते, तो वो सब आप मैनेज कर लेना। बहुत बार हुआ है, पिछले वीडियोज़ में कहीं कुछ भी हो रहा था, कर लेना। चलो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर वीमेन इन डेयरी फार्मिंग, बहुत अच्छी बात है, किसके द्वारा है, तो NCW के द्वारा है। तो NCW अगर पूछ देगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कि किस टाइप का बॉडी है, तो तुम बता दोगे ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि ये एक्ट के द्वारा इस बॉडी को बनाया गया है। एक्ट के द्वारा मतलब कि कोई एक्ट पास हुआ था
उस एक्ट पास होने के बाद से ये NCW को बनाया गया, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, तो साथ साथ ही बता दो, नीति आयोग स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो सर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि ये एक्ट के द्वारा नहीं, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बनाया गया है। चलो ठीक है, तो NCW बेसिकली तुम्हारा नेशनल एपेक्स नेशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि किसके द्वारा, कौन सा एक्ट था? NCW एक्ट 1990 के द्वारा बनाया गया है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, ये तुम्हारा जो स्कीम है, ये तुम्हारा स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह सबके लिए, बाय इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, आ सकता है कि डेयरी TMA वगैरह स्कीम किससे रिलेटेड है, इसमें क्या चीज़ को इंक्लूड करा गया है, पता होना चाहिए। चलो, इंडियाज़ फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स किसके द्वारा इशू किया गया है? तो PFC के द्वारा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? तो NBFC एक तरह का है, ये PFC क्या है? एक तरह का NBFC है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये किस, अब फिर से पूछ रहे हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स है किसके द्वारा है? तो इशू करा गया, तो PFC के द्वारा इशू करा गया है। अच्छा, क्या होता है ग्रीन बॉन्ड्स? क्या होता है? देखो, ग्रीन बॉन्ड्स ये होता है, तो ये वाला जो बॉन्ड सिंपल क्या होता है? एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो जाएगा? तो वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट जहाँ से अगर पैसा लिया जाएगा, अगर ग्रीन बॉन्ड्स इशू करके पैसा लिया जाएगा, तो वो जो है वो पैसा को इन्वेस्ट करा जाएगा तुम्हारा रिन्यूएबल से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी सबके प्रोजेक्ट में, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। अगर अच्छे से बात करें तो ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे कि तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में उस पैसे को निवेश करा जाएगा या उसको इन्वेस्ट करा जाएगा। निवेश ही होता है ना इन्वेस्टमेंट का, जस्ट चेक, नॉट श्योर। चलो, सेंटर टू रेज फार्मर्स, बहुत अच्छी बात है। सेंटर टू रेज फार्मर्स डाटाबेस फ्रॉम 5.5 करोड़ टू 8 करोड़ बाय दिसंबर एंड, यूज़ कर सकते हो इस वाले डाटा को अलग अलग जगह अगर करना चाहो तो। PM किसान के बारे में आपको पता चली गया थोड़ी देर पहले। चलो, गवर्नमेंट इशूज़ ऑर्डर्स टू सेटअप डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमेटी। देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सेटअप होगा किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। क्या करेगा ये? दैट विल ओवरसी ऑल पावर रिलेटेड स्कीम्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या क्या होगा? इस कमेटी में तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो चेयरपर्सन रहेंगे, अदर MPs इन द डिस्ट्रिक्ट को चेयरपर्सन रहेंगे। समझ में आ रहा है? हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज़्यादा MPs हो तो को चेयरपर्सन, अगर मान लो एक MP हैं तो वो तो चेयरपर्सन वो रहे हैं MP, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अगर ये MP रहे उस डिस्ट्रिक्ट में तो क्या होगा? तो वो को चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का वो क्या रहेगा? मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। चलो ठीक है। All the states union territory have to notify and ensure establishment of district electricity committees under intimation to MOP बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये सब देख लेना, थोड़ा डिटेल अगर देखना होगा तो। हाँ, जो एक ये आया था, क्या बोलते हैं, इंडेक्स आया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 वो किसके द्वारा था? तो वो था वीपो के द्वारा, वीपो प्लस कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट, तो वीपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट के द्वारा आया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक कितना है? तो 46। 2021 का बात करें, फिर से सुनो, 2021 वाला इंडेक्स के बारे में बात करें तो ठीक है। तो टॉप कौन था? तो स्विट्जरलैंड टॉप करा था, बहुत अच्छी बात है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा निकालता है? तो नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। UNCTAD का एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का रिलीज किया गया है, बहुत अच्छी बात है, देख लेना अगर डाटा वगैरह देखना है तो। चलो ठीक है, फिर क्लासेस को भी, इस वाले क्लास को सिंपल ये वाले क्लास को भी हम लोग ओवर करते हैं। चलो बाय।